हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रेड क्लासेस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी का चैप्टर 15 जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज का पार्ट थर्ड। और इस पार्ट थर्ड में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे क्रॉप्स की वैरायटी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था उसका एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि फूड क्या क्या होते हैं, साथ ही हमने ये भी जाना था कि हमें नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों होती है फूड रिसोर्सेज में। फूड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? हमने दो तरह के फूड रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, प्लांट और एनिमल। उसके बाद हमने ये जाना कि जो फूड रिसोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक। और क्रॉप्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं, इंडिया में क्रॉप्स कितने टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और उनको विथ एग्जाम्पल अच्छे से हमने समझा था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो क्रॉप्स होती हैं, जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, एक्चुअल में उन क्रॉप्स को की वैरायटी को इम्प्रूव करने की क्यों ज़रूरत है। इसके पीछे एक बहुत ही छोटा और एक बहुत ही बेसिक कारण है, और वो ये है पॉपुलेशन इंक्रीज। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे डे बाय डे हमारे कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ ही क्या हो रहा है कि जो फूड की डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब फूड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जब फूड की डिमांड फुलफिल करनी होगी तो सीधी सी बात है ज़्यादा अमाउंट में जो है फार्मर्स जो हैं उन्हें क्रॉप्स को उगाना होगा, तभी तो हमें ईजिली फूड अवेलेबल हो पाएगा। हमारे जितने भी हमारी कंट्री के जितने भी पॉपुलेशन उन सबको ईजिली फूड मिल पाएगा। तो मेन क्रॉप्स को उगाने का मेन एम क्या है, और मेन जब क्रॉप उगाई जाती है तो उसका मेन एम क्या होता है? एम होता है उसका हाई यील्ड, कि जो क्रॉप उगाई जाए उसकी यील्ड जो हो वो हाई हो। अब हाई यील्ड का क्या मतलब है? हाई यील्ड मतलब कि जो क्रॉप उगाई जा रही है उसकी यील्ड ज़्यादा हो, उसकी उपजता ज़्यादा हो, यानी कि इसकी उपज ज़्यादा हो, वो ज़्यादा अमाउंट में, जितनी ज़्यादा अमाउंट में उसको उगाया जाएगा उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उस प्रोडक्टिविटी से क्या होगा? उस प्रोडक्टिविटी से हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन डिमांड है वो फुलफिल होगी, ठीक। तो ये हमने इस वीडियो में हम इस बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक। तो क्रॉप के बारे में तो हमने जान लिया कि क्रॉप क्या होते हैं, लेकिन कोई भी जब क्रॉप उगाई जाती है, कोई भी जब यील्ड जो है की जाती है, कोई भी क्रॉप उगाई जाती है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है। जैसे कि मैं अगर आपसे एक बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे कि हम कोई जब प्लांट हम लेते हैं, अगर हम कोई प्लांट उगाते हैं तो प्लांट उगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? मार्केट से हम क्या लेके आते हैं? सीड लेके आते हैं, उसको हम सॉइल में डालते हैं, ठीक, यानी कि उसकी सोइंग करते हैं। देन उसको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं जो उस सॉइल जो उस सीड के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर वाटरिंग करते हैं, उसको प्रॉपर वाटर देते हैं, तभी तो वो प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो सेम यही फॉर्मूला अपनाया जाता है किसमें? एग्रीकल्चर में। यही सेम फॉर्मूला अपनाया जाता है फील्ड में। जब फार्मर्स खेती करते हैं तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो जिस चीज़ की उन्हें फसल उगानी होती है उसका वो सीड लेकर आते हैं, ठीक। एंड देन उसके बाद जो आगे के स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से सीड को उगाते हैं, किस तरह उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, ये सब जो है वो उसको फॉलो करते हैं। अब सेम ये फॉर्मूला क्रॉप में अपनाया गया, लेकिन किस तरह के सीड्स हैं जिनको यूज़ करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है किसी भी प्लांट, किसी भी क्रॉप की। तो मेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे फोकस करने वाला? सबसे पहले है क्रॉप यील्ड। क्रॉप की यील्ड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि उपज, जितनी ज़्यादा उपज होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा? प्रोडक्टिविटी होगी। उपजता ज़्यादा यानी कि यील्ड ज़्यादा, तो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इससे बेनिफिट किसे मिलेगा? बेनिफिट फार्मर्स को भी मिलेगा और पूरी पॉपुलेशन को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो पॉपुलेशन को ईजिली जो है वो फूड अवेलेबल होगा। लेकिन अब इस
यील्ड को बढ़ाने के लिए और किसी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है। ठीक, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं जिनको आप इजीली रीड आउट कर पा रहे होंगे। द प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन फार्मिंग आर डिवाइडेड इनटू अ 3 स्टेजेस। जब फार्मिंग करते हैं, जब फार्मर्स खेती करते हैं, तो वहाँ पे जो 3 स्टेजेस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। सो फर्स्ट क्या होती है? चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग। यस, चॉइस ऑफ सीड्स ऑफ प्लांटिंग से मतलब ये है कि जब कोई भी प्लांट उगाया जाता है, कोई भी क्रॉप उगाई जाती है, तो हम यही सोचते हैं कि हाँ, जो प्लांट हम उगा रहे हैं वो बहुत ही जो है, जब वो अच्छे से डेवलप्ड हो जाए तो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। जब अच्छे से डेवलप्ड हो जाएगा तो उससे जो फ्रूट्स हमें मिलेंगे या उससे जो भी हमें मिलेगा वो ईजिली हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो ये वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सबसे इनिशियल स्टेज होती है वो क्या होती है? प्लांट को उगाने के लिए सबसे पहले हम इनिशियल स्टेज कौन सी होती है? वो होती है चॉइसेस ऑफ सीड्स। यानी कोई भी अगर हमें गुड प्लांट, अगर हमें अच्छा प्लांटेशन चाहिए तो उस अच्छे प्लांटेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम जो सीड की चॉइस है, यानी कि जो सीड चुने वो अच्छा चुने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है फार्मिंग में फॉर फार्मर्स। जो भी फार्मर्स हमारे देश में हैं, जितने भी फार्मर्स हैं जो खेती कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि वो जिस चीज़ की खेती करना चाहते हैं, जो क्रॉप्स वो उगाना चाहते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए यही होता है कि वो जो भी सीड ले उसका जिस सीड्स का वो चुनाव करें वो अच्छी सीड हो। मतलब जितनी अच्छी गुड सीड होगी उतना ही अच्छी क्या होगी? क्रॉप होगी। तो ये फर्स्ट स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? फार्मर्स के लिए और साथ ही साथ खेती के लिए भी। ठीक, अब दूसरा जो पॉइंट है नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट की जो नर्चरिंग है वो कैसे? हम जब सीड लेके आएंगे, ठीक, जिस चीज़ का हमें प्लांट उगाना है, फार्मर्स जिस क्रॉप को उगाना चाहते हैं उसका वो सीड लेके आएंगे। अब उन्होंने गुड सीड तो उन्होंने चुन ली। अब उस गुड सीड को जब वो क्या करेंगे? सॉइल में डालेंगे। तो सॉइल में डालने के बाद ऐसा तो है नहीं है कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी उस पर। और क्या करेंगे वो उसमें? जब वो सीड को सॉइल में डालेंगे उसके बाद उस सीड को, उस सॉइल को इम्पॉर्टेंट, उसको क्या होगा उस सॉइल के लिए? उस सॉइल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा कि उस सॉइल को जो न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएं। ठीक, किसी भी सॉइल को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जाएं जो इजीली अवेलेबल हों। और वो कैसे करवाए जाएंगे? मैन्योर और फर्टिलाइज़र से। ठीक, हमने जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा फर्टिलाइज़र के बारे में, तो आपने आइडिया लिया होगा। हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स क्या होते हैं। लेकिन अभी के लिए जो सॉइल होती है उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए जो कैपेसिटी होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स उन्हें कैसे मिलेंगे? जब हम प्लांट्स की अच्छे से क्या करेंगे? नर्चरिंग करेंगे। यानी कि जब हम प्लांट को पोषण देंगे, जब हम सीड को पोषण देंगे, तभी तो हमें इजीली प्लांट मिल पाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट जो सेकेंड स्टेप होता है फार्मिंग के लिए वो ये होता है कि जो सॉइल है उसे एक जो प्रॉपर उसकी नर्चरिंग की जाए, जिससे जो प्लांट ग्रोथ हो, जो डेवलप करे, वो अच्छे से करे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? क्रॉप यील्ड का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो प्लांट ग्रोथ कर गया है, जो प्लांट धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमने सीड डाल दिया सॉइल के अंदर, देन हमने उसको वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करवाई, लाइक हमने उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जो सॉइल में जो इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमने उसकी वाटरिंग की, हमने उसको पानी दिया, ठीक, एरीगेशन किया हमने। तो जो ये 3 स्टेप तो हमने फॉलो कर लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ? प्लांट ग्रोथ किया, प्लांट डेवलप हुआ। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाएगा तो उसके साथ साथ एक टेंशन भी बढ़ती जाएगी कि अब ये जो प्लांट बढ़ गया है तो कहीं इसके आसपास ऐसे कोई छोटे छोटे इंसेक्ट या कोई भी ऐसे बायोटिक फैक्टर्स ना आ जाए जो कि इसे हार्म करें। तो उसको हार्म होने से बचाने के लिए ज़रूरी क्या होगा कि जो क्रॉप हमने उगाई है उसका हम, जो ग्रोइंग क्रॉप है उसका प्रोटेक्शन करें। ठीक, अगर प्रोटेक्शन करेंगे तभी तो क्रॉप बचेगी, और क्रॉप बचेगी तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। अगर कोई भी इंसेक्ट ने इजीली क्रॉप पर अटैक कर दिया तो क्या होगा? वो सारी की सारी जो फसल है उसको बर्बाद कर देगा, और फसल बर्बाद हो जाएगी तो डेट मीन्स प्रोडक्टिविटी जो होगी वो लो हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी लो होगी तो फिर जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो मेन क्या है कि प्रोडक्ट जो ग्रोइंग प्लांट है उसका प्रोटेक्शन किया जा सके, और हार्वेस्टिंग होती है, जो
टाइम टाइम पे की जाती है, जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, जब वो प्रॉपर डेवलप्ड हो जाती हैं, जब वो ग्रोथ कर जाती हैं और जब उनका टाइम आ जाता है उनको हार्वेस्ट करने का, उनकी कटाई करने का, तो उनको टाइम टाइम पे क्या किया जा सके, हार्वेस्ट किया जा सके। क्यों? ताकि लॉस होने से बचें, क्योंकि अगर हम उन्हें सही टाइम पे उन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे तो जो इंसेक्ट हैं, जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, वो उसे हार्म नहीं कर पाएंगे, यानी कि लॉस भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये जो तीन मेन इंपॉर्टेंट हैं, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट स्टेजेस, स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट किसके लिए? फार्मर्स के लिए इन फार्मिंग, एग्रीकल्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किस चीज़ के लिए? क्रॉप ईल्ड को बढ़ाने के लिए। और जब ये तीनों स्टेप फॉलो किए जाते हैं तभी तो क्रॉप ईल्ड बढ़ेगी, तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये तीन स्टेप्स आपको अपने माइंड में हमेशा रखने हैं। अब बात करते हैं कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या होता है और क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए, सबसे पहले हमने जाना कि क्रॉप ईल्ड किस तरह से बढ़ाई जाती है। ठीक, क्रॉप ईल्ड बढ़ाने के लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं? गुड सीड्स ऑफ चॉइस, नर्चरिंग ऑफ द प्लांट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग प्लांट एंड हार्वेस्टिंग। अब जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, किसमें? हमारे देश में, तो उन क्रॉप्स को उगाने का मेन एम क्या होता है? मेन एम होता है उनके वो अच्छी ईल्ड दें। ठीक, यानी कि उनकी जो उपजता हो वो अच्छी हो, क्योंकि ईल्ड अगर हाई होगी, ठीक, ईल्ड अगर हाई होगी तभी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर ईल्ड बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो पब्लिक की डिमांड जो है वो फुलफिल हो पाएगी। तो ये जो मेन इसमें क्या होता है कि जो मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं किसी क्रॉप ईल्ड को बढ़ाने के लिए, क्या किया जाता है? तीन स्टेप्स होते हैं, यानी कि 3 एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको जो की जाती हैं, किस लिए? ताकि जो क्रॉप ईल्ड है वो इम्प्रूव हो सके। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट इज क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, सेकेंड इज क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड थर्ड इज क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। अब ये बात आती है कि ये क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे जैसे हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी क्या है? क्या ज़रूरी है? जो डिमांड बढ़ रही है किस चीज़ की? फूड की। ठीक, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे देश में जितनी भी खेती से जितनी भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं तो वो इस ज़्यादा अमाउंट में उगाई जा सकें कि हाँ, जो प्रोडक्शन हो वो इतना किया जा सके कि इस देश के लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए, मतलब उन्हें खाना मिल जाए। तो मेन एम तो यही है, लेकिन इस एम को पूरा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी क्रॉप उगाई जाए उसकी ईल्ड जो हो वो हाई हो, क्योंकि ईल्ड हाई होगी तभी तो आगे हम प्रोसेस कर पाएंगे, ईल्ड हाई होगी तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसमें ऐसा क्या किया जाए कि ईल्ड हाई हो जाए, यानी क्रॉप की जो वैरायटी है उसमें क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट किया जाए या कैसे किया जाए कि ईल्ड हाई हो जाए। क्रॉप वैरायटी, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज मुझे एक ऐसे प्लांट की ज़रूरत है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये एक प्लांट है। ठीक, ये एक प्लांट है, एज्यूम करिए। ठीक है, अब इस प्लांट को हम ये प्लांट जो है वो किसी टेम्परेचर पे है, मतलब ये प्लांट जो है वो किसी फील्ड में लगा हुआ है और इसको क्या मिल रहा है? टेम्परेचर मिल रहा है। अब सपोज के ये प्लांट जो है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर को जो है टेम्परेचर को जो है वो हैंडल कर सकता है। ठीक, 25 टेम्परेचर तक जो टेम्परेचर है उसको झेल सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर मान लो बढ़ गया, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो क्या होगा? ये जो प्लांट है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो सर्वाइव कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ? ये प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया। डैट मीन्स कि इस प्लांट के अंदर टेम्परेचर को हैंडल करने की, टेम्परेचर को सहन करने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है। ठीक, तो अब ये जो प्लांट है, अब हमें इसी प्लांट की क्रॉप चाहिए, हमें ज़रूरत है इस क्रॉप की, लेकिन ये जो क्रॉप है ये तो ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है, और अगर ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी तो डैट मीन्स ये
प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी भी लॉस होगी। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसा क्रॉप, एक ऐसा प्लांट जो कि जितनी भी बायोटिक कंडीशंस हैं और बायोटिक कंडीशंस है उन सब से लड़ सके। अगर ये प्लांट टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, टेम्परेचर को संभाल नहीं पा रहा है, इसके अलावा जितनी भी डिजीजेस होती हैं, जो प्लांट डिजीजेस होती हैं, अगर वो भी इस पे ऊपर से आकर इसको अटैक कर दे तो ये तो और ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि टेम्परेचर से तो ये परेशान था ही था, और ये डिजीज से भी परेशान हो गया। तो अब इसे कुछ भी करके हमें ऐसा तो बनाना पड़ेगा ना, कोई तो हम ऐसा प्लांट जो है वो उगाना पड़ेगा, हमें ऐसी क्रॉप उगानी पड़ेगी जो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये जो पूरी प्रोसेस होगी इसे क्या कहा जाएगा? हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉप की जो वैरायटी है उसे चेंज करना पड़ेगा, यानी उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसकी तो अपनी अलग खुद की वैरायटी है, लेकिन अगर हम इसमें अगर कुछ चेंज कर दें, सर्टेन चेंजेस कर दें, किसी मेथड के थ्रू, किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम इसे चेंज कर दें, तो क्या इस जो है इसकी वैरायटी अगर इम्प्रूव हो जाएगी तो इससे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या पता जो अभी टेम्परेचर, ये ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो झेल नहीं पा रहा है, लेकिन जगह अगर हम इसमें चेंज कर दें तो ये टेम्परेचर भी जो है वो ईजिली संभाल सकता है। इसके अलावा ये जो डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो सकता है, लाइक डिजीज़ को भी ईजिली हैंडल कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी क्या है कि हमें कोई क्रॉप अगर हमें चाहिए तो हमें उसे प्रॉपर वे में डेवलप करवाने के लिए, और एक ऐसी क्रॉप जो कि सारी कंडीशंस से इजीली लड़ सके, उन कंडीशंस को से उसको फाइट करवाने के लिए ज़रूरी है उस क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूव करना, और इसी को कहा जाता है क्या? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। और क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की सबसे मेन एम क्या होता है? इसका मेन एम होता है, मेन एम इज टू अचीव गुड यील्ड। यस, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई भी जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का जो मेन इंपॉर्टेंट एम है वो क्या है? वो है टू अचीव गुड यील्ड। यील्ड गुड होगी तभी तो प्रोडक्टिविटी होगी, और गुड यील्ड होने से क्या होगा कि पब्लिक की जो डिमांड है वो भी फुलफिल होगी। तो ये क्या है? इसका मेन एम है किस तरह से कि क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करवा दिया जाए, क्रॉप वैरायटी में कुछ चेंजेस किए जाएं, तभी तो क्रॉप वैरायटी जो है वो तभी तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डेट मीन्स पब्लिक की डिमांड भी फुलफिल होगी। अब हमें क्या चाहिए? हम जो क्रॉप चाहते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? हम जब कोई पेड़ लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हाँ ये पेड़ जो है वो दिन पर दिन बड़ा हो, इसमें कई सारे इसकी फ्लावरिंग हो, इसमें कई सारे फ्लावर्स भी आए और इसमें लीव्स भी आए, इसमें फ्रूट्स भी आए। तो हम तो अच्छा सोचते हैं ना कि हाँ ये प्लांट हमने लगाया है तो ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, हम इसको वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड करवाएंगे जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ बायोटिक्स और एबायोटिक्स फैक्टर जो होते हैं वो इसे हार्म करते हैं। अब ये क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स मींस कि जितने भी पेस्टिसाइड, जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो उसे हार्म करते हैं, उसके अंदर डिजीज कॉज कर देते हैं, तो जो अच्छा खासा प्लांट होता है ना वो भी बर्बाद हो जाता है। और अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से? लाइक टेम्परेचर ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, सैलिनिटी है, ये सब क्या होते हैं? अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये भी प्लांट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो हमें एक ऐसे प्लांट की ज़रूरत है जो कि बायोटिक फैक्टर्स से भी इजीली लड़ सके और अबायोटिक फैक्टर्स से भी इजीली लड़ सके। और वो कैसे होगा? जब हम क्रॉप वैरायटी को क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे, यानी हम एक ऐसी वैरायटी लेकर आएंगे, हम ऐसी वैरायटी डेवलप करवाएंगे जिसके अंदर किसी ना इन सब फैक्टर से लड़ने की क्या होगी? कैपेसिटी होगी। ठीक, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्रॉप की वैरायटी को क्या करें? इम्प्रूव कर दें। अब क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए और एक अच्छी क्रॉप वैरायटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? उसके मेथड्स को फॉलो करना कि किस तरह से वैरायटी जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है। यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा प्लांट है, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, ठीक,
ये दोनों के दोनों पॉइंट बेस्ड हैं किस पे, वैरायटी इंप्रूवमेंट पे, क्योंकि वैरायटी इंप्रूव्ड होगी तभी तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा यानी कि प्रोडक्शन अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया, लेकिन अगर उस प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो उस प्रोडक्शन का इंप्रूव होने का कोई मतलब नहीं रहेगा, सारा का सारा प्रोडक्शन चला जाएगा लॉस में और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये तीनों जो स्टेप हैं ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हमने समझा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या होता है। अब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किस तरह से किया जा सकता है, चलिए बात करते हैं। दिस